नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हम मौजूद हैं आज दिल्ली के लोधी गार्डन में और यहीं से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे आपके सामने रखेंगे। आज के दिन की कौन सी बड़ी अहम खबरें हैं? देखिए, खेल जगत से जुड़ी हुई, विनेश फोगाट से जुड़ी हुई जो बड़ी खबरें हैं वो सबसे ज्यादा जिस पर हमारी नजर रहने वाली। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। वक्फ एक्ट में संशोधन में आज क्या कुछ सामने आ सकता है, क्या सदन के पटल पर बिल रखा जा सकता है, ये भी एक बहुत अहम खबर आज के दिन की है। इसके अलावा कौन सी खबरें होंगी, सब कुछ आगे आपके सामने होगा। और आपको बताते हैं, देखिए, विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। कल जो कुछ हुआ उसने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिया और उसके बाद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है। पोस्ट उन्होंने किया जिसमें वो लिखते हैं कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब कुछ टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। ये एक्सपोज जो है वो विनेश फोगाट की ओर से किया गया। तो माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट गई, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। और इसके साथ ही उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो ये आपको बता रहे हैं, जहां विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है, जिस तरह से ओवरवेट होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जबकि वो अपना कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर चुकी थी, गोल्ड के लिए लड़ने वाली थी। उससे ठीक पहले ये दिल तोड़ने वाली खबर जब ओलंपिक से सामने आई कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि देश उम्मीद भरी नजरों से गोल्ड का इंतजार कर रहा था। इतिहास जो रचने वाली थी विनेश फोगाट, उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन इस खबर के साथ ही वो सपना भी टूट गया। बहुत सारे लोग देखिए समर्थन में उतर आए विनेश फोगाट की। इस बात तक की मांग की गई यहाँ पर कि उनको सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक्सपोज किया था। उन्होंने कहा कि आप चैंपियन थी, हैं, हमेशा रहेंगी। उन्होंने खुद आईओसी के सदस्यों से यहाँ पर बातचीत की थी। लेकिन इस पूरे के पूरे फैसले के बाद एक एक भारतीय की आंखों में आंसू हैं। और देखिए, विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई जब यहाँ पर कर दिया गया तो उसके बाद हमारे देश में सियासत भी जारी है और संसद में इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्षी सांसद तो इसे सरकार की और कुश्ती संघ की साजिश भी बता रहे हैं और एक बार फिर से वो जमात भी एक्टिव हो गई है जो हर मसले पर जहर उगलने का काम करती है। देखिए आपकी। बढ़े वजन के कारण रेसलर विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हुई तो पूरा देश गमगीन हो गया। गोल्ड की उम्मीद लगाए करोड़ों लोगों के चेहरे मुरझा गए। लेकिन विनेश फोगाट के मामले में गंदी सियासत का रंग चढ़ गया। कोई साजिश की थियरी देने लगा तो कोई साजिश के पीछे मास्टरमाइंड तक बताने लगा। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई। अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के तो बाल ही थे। फिर विनेश ने खुद आशंका जाहिर करी थी। उसने कहा था कि कहीं मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो। विनेश फोगाट के फाइनल में जाने के बाद से ही राजनीति तेज हो गई थी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मौके को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मानकर आनन फानन में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को टारगेट करने की कोशिश की। तो वहीं दूसरे विपक्षी नेता भी इस अखाड़े में कूदे। लेकिन बवाल तब मचा जब वजन की वजह से विनेश को फाइनल में नहीं खेले जाने देने की खबर सामने आई और फिर संसद में इस मुद्दे पर हंगामा मच गया। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी। आरोप लगाया कि जानबूझकर विनेश को टारगेट किया गया है। हाँ, सत्ताधारी कुछ लोग विनेश फोगाट को मुबारकबाद की ट्वीट करने से भी बच रहे थे। सरकार के खेल मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, नेतागण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जरूर कतरा रहे थे। शक की सुई सीधी पैदा होगी कि क्या विनेश फोगाट के मेडल से दिक्कत तो नहीं थी सत्ताधारी लोगों को। विनेश फोगाट के मामले में सबसे ज्यादा कांग्रेस अपना फायदा देख रही है। विनेश फोगाट का मुद्दा संसद में भी उठा। इंडी गठबंधन जिस तरह संसद के बाहर बयानबाजी कर रहा था, ठीक वैसा ही संसद के अंदर भी हुआ। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर बयान भी दिया। खेल मंत्री के बयान के बावजूद इंडी गठबंधन मोदी विरोध की पॉलिटिक्स से आगे नहीं बढ़ पाया और साजिश का एंगल घुसा दिया। उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं।
तो इस सब की तहकीकात होनी चाहिए। विनेश फोगाट का वजन कैसे बढ़ा, पेरिस में फाइनल के पहले क्या क्या हुआ, क्या कोई साजिश का एंगल है या नहीं, इन तमाम पहलुओं पर भारतीय दल के CMO का बयान भी सामने आया। So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. And when she couldn't sweat anymore, we even had to go to some drastic measures like cutting off her hair, and they wear a vest, so we shortened that vest, so even a few milligrams if we can reduce, we tried. सियासी अखाड़े में थियरी ये चलाई जा रही है कि विनेश के खिलाफ किसी ने साजिश रची है, लेकिन सच्चाई ये है कि विनेश के पास पर्सनल फिजिशियन और डाइटिशियन हैं। दिनेश ने खुद इनकी डिमांड की थी और ये टीम लंबे समय से विनेश के साथ काम कर रही है, तो यहाँ साजिश की बात कहाँ से आ गई? और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद विनेश ने भी कहा कि ये खेल का हिस्सा है। विनेश फोगाट के साथ अगर अन्याय हुआ भी है तो भारत सरकार की ओलंपिक मैनेजमेंट के आगे फोगाट हर बात रखेगी, लेकिन इसे सरकार और भारतीय कुश्ती संघ की साजिश बताने वाली जमात देश की बेटी और भारत सरकार के बीच ही नफरत की बीज बोने में लगी है, जो कम खतरनाक नहीं है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कुश्ती से संन्यास के ऐलान और ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की जो उम्मीद है वो अभी भी जिंदा है और उस पर आज फैसला हो सकता है। बिल्कुल, विनेश ने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ दरअसल अपील की और कहा है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश की अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज अपना फैसला सुनाने जा रहा है और अगर पक्ष में फैसला आता है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट दुनिया भर में खेलों के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र संस्था है। इसका काम खेल से जुड़े सभी कानूनी विवादों का निपटारा करना है और ऐसे में उम्मीद अभी जिंदा है कि विनेश फोगाट ने जैसे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था, सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था और तब उनका जो वजन था वो भी अंडर कंट्रोल में था। ऐसे में सिल्वर मेडल को लेकर उन्होंने अर्जी लगाई है और अब हो सकता है कि उन्हें ये मेडल दिया जाए। और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने जा रही है। बड़ी खबर जो है वो उस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए सीबीआई मामले में दरअसल ये पूरी की पूरी पेशी जो है वो अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें पेश किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर निचली अदालत में जाने के लिए कहा था। ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है और ऐसे में आज देखना होगा कि क्या राहत अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में सामने आती है, क्योंकि न्यायिक हिरासत सीबीआई वाले मामले में आज खत्म हो रही है, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी है। करते हैं जहां पर जल्द ही विधानसभा चुनाव जो है वो होने हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है। पहले दिन कश्मीर में पहुंचकर समीक्षा बैठक आयोग की ओर से की जाएगी। आयोग के अधिकारी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। वहीं शाम 7 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के नोडल अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। अगले दिन यानी 9 अगस्त को चुनाव आयोग की टीम जम्मू जाएगी, जहां प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक हर हाल में चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग ने इसी साल जून में जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए थे। अब जो ये वक्त यहाँ पर बचा है उसके लिहाज से ये बैठक बेहद ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जिसके चलते अब जल्द ही चुनावों को किया जाएगा। कटिहार से आपको बताते हैं, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। इस कदर बवाल काटा है कि कई ट्रेनें समय से देर हो गई। और देखिए किस मांग को लेकर यह आंदोलन यहाँ पर एक तरह से किया जा रहा था, क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। बिहार के कटिहार स्टेशन पर भारी भीड़ मौजूद है। ये लोग सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए बुधवार को कटिहार पहुंचे थे। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी कटिहार रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां का नजारा ही अलग था। स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्टेशन पर इतने लोग पहुंच गए कि पैर रखने की जगह तक नहीं बची। इस दौरान परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने स्पेशल ट्रेन की मांग शुरू कर दी।
देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कई प्रीमियम ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश भी की। हालांकि रेलवे पुलिस ने इन लोगों को अंदर घुसने से रोक दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने राजधानी एक्सप्रेस सहित संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोककर जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के चलते कई ट्रेन देरी से चली, जिससे यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर हंगामे पर काबू पा लिया, जिसके बाद ट्रेनों का सुचारू संचालन हो सका। हिंदुस्तान में बादल फाड़ तबाही मची हुई है। किस तरह की स्थिति आपको बताएंगे। और देखिए, काशी और प्रयागराज की बात करें तो घाटों ने जल समाधि ले ली है। ऐसा लग रहा है मानो कि सैलाब सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा है। देखिए रिपोर्ट में पूरी तस्वीर वहां की। यूपी से महाराष्ट्र तक, उत्तराखंड से असम तक बारिश कोहराम मचा रही है। नदी नाले उफान पर हैं। घाटों ने जल समाधि ले ली है। हर तरफ जल तांडव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। प्रयागराज में गंगा उफान पर है। मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। तस्वीरें देखिए, जयकारे गूंज रहे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, सीढ़ियों से सैलाब की एंट्री हो रही है और पुजारी आरती में जुटे हैं। तस्वीरें प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर की हैं। यहाँ गंगा की लहरों ने सुबह सुबह संगम पर लेटे हनुमान का अभिषेक कर दिया। मंदिर के गर्भगृह में मां गंगा के प्रवेश करने के साथ ही घंटे घड़ियाल गूंज उठे। पुजारियों ने बड़े हनुमान जी को स्नान कराया और उन्हें नया वस्त्र धारण कराए। इसी के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर विधिवत पूजा पाठ और आरती की गई। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि गंगा नदी का जलस्तर किस तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना का खतरे का लेवल 84.734 मीटर है, जबकि बुधवार की सुबह 8 बजे तक गंगा यहां 80.91 मीटर तक पहुंच गई है। तो वहीं यमुना का जलस्तर 81.66 मीटर है। बीते 24 घंटे में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। रेलवे ट्रैक पर घुटने तक पानी है। यूपी के मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद रेल पटरी ही पानी में डूब गई। यार्ड के ट्रैक पर लगातार बरसात का पानी बढ़ रहा है। पानी निकालने के लिए रेलवे ने 2 पंप लगाए हैं, लेकिन बारिश के चलते सब इंतजाम धरे के धरे रह जा रहे हैं। रेलवे की टीम लगातार पानी निकालने के काम में जुटी हुई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। 80 घाट समेत सभी 84 घाटों ने जल समाधि ले ली है। सुबह बनारस का मंच स्विमिंग पूल बन गया है। वाराणसी में गंगा की लहरें अब डरा रही हैं। हर गुजरते पल के साथ लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर और ये सुबह बनारस का मंच है, लेकिन ये पूरा जो मंच है वो इस वक्त स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो गंगा का जलस्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। घाट की सीढ़ियों के बाद अब घाट का जो ऊपरी स्तर है वहां तक पानी पहुंच चुका है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 24 से 48 जो घंटे हैं वो बनारस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और गुजरात में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जोधपुर, पाली, टोंक, यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि घर दरिया में तब्दील हो गए। आधा हिंदुस्तान कुदरत की मार झेल रहा है। राजस्थान में तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून बेलगाम हो गया हो। सैलाब के बीच रेस्क्यू की हैरान करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। बचाव दल ने जान की बाजी लगाकर एक शख्स की जान बचा ली। राजस्थान के टोंक में भानपुरा बांध के पास एक शख्स सैलाब में बह गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम एक्टिव हो गई। रस्सी के सहारे एक जवान रेस्क्यू के लिए सैलाब में उतर गया, जबकि बाकी जवान रस्सी पकड़कर उसकी मदद कर रहे हैं। जवान ने पहले डूब रहे युवक को लाइफ जैकेट पहनाई, फिर बाजुओं से जकड़कर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया।
जोधपुर में मूसलाधार बारिश से जल भराव हो गया है। तस्वीरें डरा रही हैं। ये एक पुलिस स्टेशन है और यहाँ पानी इतना ज्यादा है कि पुलिस वाले ट्यूब बोट के सहारे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन कैंपस में पानी ही पानी है। खड़ी गाड़ियाँ डूब चुकी हैं। शहर में भी हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर भी सैलाब है। गाड़ियाँ डूबी हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शहर में बादल फट गया हो। अब घरों के अंदर का हाल देख लीजिए। घुटने तक पानी है। घर में रखे सारे सामान खराब हो रहे हैं। देखिए मैट्रेस किस तरह पानी में तैर रहे हैं। पाली शहर बारिश के पानी से बेहाल है। पिछले 3 दिनों से लोग इसी हालत में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। 30 से ज्यादा कॉलोनियों में बारिश का पानी भरा हुआ है। यहाँ ना तो बिजली है और ना ही पानी की व्यवस्था। छतों पर जिंदगी गुजार रहे इन परिवारों को अब खाने के सामान की भी किल्लत हो गई है। कॉलोनियों में खाने का सामान बांटा जा रहा है। देखिए किस तरह घरों की छत पर मौजूद लोगों को ब्रेड बिस्किट के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। अरे 2-3 दे दो। गुजरात में तो मानसून की मनमानी चल रही है। इन तस्वीरों को देखिए। पुल पर सैलाब है और इसके बीच शव यात्रा निकल रही है। गुजरात के वलसाड़ में कुदरत का कहर जारी है। यहाँ के सिंधुबर गांव में एक महिला की मौत हो गई। शमशान भूमि जाने के लिए मान नदी को पार करना पड़ता है। इन दिनों ये नदी पूरे उफान पर है। पानी इस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा है। गांव वालों ने जान हथेली पर रखकर किसी तरह शव को शमशान तक पहुंचाया। बड़ी खबर आपको बताएं, आज वक्फ बिल संशोधन विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार। संसद में आज विधेयक पेश किया जाना है। इस पर देश की नजरें रहने वाली है। क्या क्या संशोधन के बाद बदलाव एक्ट में सामने आते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में विधेयक पेश करेंगे। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। बिल का मसौदा सामने आने के बाद विपक्ष बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की लगातार मांग कर रहा है। अभी मुस्लिम सांसद हालांकि बिल का विरोध भी लगातार कर रहे हैं और आज संसद में भी वो देखने को मिल सकता है। नया बिल वक्फ प्रॉपर्टी में पारदर्शिता लाने और बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने का एक प्रयास है। आपको रिपोर्ट दिखा देंगे। विपक्ष के विरोध के बीच आज मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। लेकिन विपक्ष वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर ऐसा माहौल बना रहा है कि मोदी सरकार देश के मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये बिल लेकर आ रही है। बहुत से विपक्षी नेता खुलकर कहने लगे हैं कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीनें हड़पना चाहती है। कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने बिल के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। फिलहाल कांग्रेस इस बिल पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन बिल के विरोध की जमीन तैयार हो गई है। विपक्ष के विरोध के एजेंडे के बीच जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार के बिल की जो कॉपी जारी हुई है उसमें क्या क्या खास है। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। मोदी सरकार ने कहा कि बिल लाने का मकसद वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। सरकार इसे वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाने वाला कदम बता रही है। सरकार वक्फ बिल को पहले लोकसभा में पेश करेगी। इस पर बहस के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्ष पहले बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग कर रहा है। स्थायी समिति में अगर वक्फ बिल को भेजा जाता है तो बिल के इस सत्र में पास होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। ये कानून महाघटिया था, इसलिए 44 बदलाव करने पड़े। 1-2 बदलाव से काम नहीं चला है, 44 बदलाव करना पड़ा है। इस कानून में 44 बदलाव करने की बजाय ज्यादा अच्छा होता इस कानून को खत्म कर दिया जाता और एक देश एक विधान लागू किया जाता। जो कानून होता हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी सबके लिए एक समान होता। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अलग कानून की कोई जरूरत नहीं। हमेशा मुद्दों से भटकाने के लिए आप नई नई चीजें लाओ। इसीलिए मेरा बहुत बिल्कुल साफ है, किसी भी कीमत पर जो पेश हो रहा है ये सही नहीं है।
विपक्ष इस बिल को लेकर बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा रहा है। जमीयत समेत कुछ मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि कई मुस्लिम संगठन और वक्फ से जुड़े लोग सरकार की हिमायत भी कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने में, उसके प्रबंधन में, उसके डेवलपमेंट में सरकार अगर कानून बनाती है, उसमें सहयोग करती है, तो इसके लिए सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन करने से पहले अलग अलग मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से सलाह मशविरा कर लिया है। संशोधन के बाद नए विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी का प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। तो वहीं ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों की मियाद निर्धारित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा। विपक्ष के साथ साथ सरकार के एजेंडे का समर्थन करने वाले कुछ दलों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। लिहाजा सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कहा कि वो सदन की भावना का आकलन करने के बाद ही इस पर फैसला करेगी। हालांकि जिस तरह से विपक्ष बिल के खिलाफ माहौल तैयार कर रहा है, उससे उसको उम्मीद है कि विरोध की तपिश इस बार सीए प्रोटेस्ट से कुछ ज्यादा ही होने वाली है।